हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 12th क्लास साइकोलॉजी का हमारा 3rd अध्याय, जीवन में चुनौतियों का सामना करना। ओके, तो इस लेसन से हम आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है कि एक व्यक्ति के सामने जो है उसके पूरे जीवन काल में उसे किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके की चुनौतियां उसके सामने आती हैं, किस तरीके से जो है वो उन चुनौतियों का जो है वो निपटारा कर सकता है। तो वो आज सब हम डिटेल में इस लेसन में जो है वो जानने वाले हैं। ओके, दबाव की प्रकृति, प्रकार और स्रोत। कि हमारी जो है वो दबाव की प्रकृति क्या है। सबसे पहले हम बात कर ले तो जीवन में चुनौतियों का सामना हो रहा है। चुनौतियां क्या लेके आती है, जब भी हमारे जीवन में कोई चुनौती आती है तो वो क्या लेके आएगी, साथ में वो लेके आएगी दबाव। तो हमारा जो ये 3rd लेसन जो है ये पूरा दबाव के ऊपर है टोटली, कि कितने प्रकार का दबाव होता है, कहाँ कहाँ से हमें जो है वो दबाव निकल कर आता है और क्या स्रोत हो सकते हैं, क्या उसकी प्रकृति होती है। तो टोटली हम जो है दबाव के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। क्या बताया गया है, दबाव किसी जीव द्वारा उद्दीपक घटना के प्रति की जाने वाली अनुक्रियाओं के प्रतिरूप के रूप में किया जाता है। यानी कि क्या होता है कि जब एक व्यक्ति के सामने कोई भी उद्दीपक या कोई घटना आती है, जब व्यक्ति उसके प्रति जो है वो अनुक्रिया करता है, उसका जो प्रतिरूप होता है उसे हम कह सकते हैं दबाव। जो कि क्या करता है, जो उसकी साम्य व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करता है। यानी कि जो एक व्यक्ति का रूटीन जो चल रहा होता है उसमें हलचल मचा देता है, कौन, दबाव। ओके, तथा उसके सामना करने की क्षमता से कहीं अधिक होता है। यानी कि एक व्यक्ति जो किसी भी परिस्थिति से लड़ सकता है, उसकी जो क्षमता होती है लड़ने की, दबाव में जो है वो व्यक्ति की क्षमता, दबाव जो है वो उस व्यक्ति की क्षमता से कहीं अधिक होता है, जो कि उसको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है। ओके, तो उसके बाद हम जान लेते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि दबाव के अंग्रेजी भाषा के शब्द स्ट्रेस, दबाव को बोलते हैं स्ट्रेस, की व्युत्पत्ति जो है वो लेटिन भाषा के स्ट्रिकस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, तंग या स्कीर्ण। यानी कि जब व्यक्ति तंग हो जाता है किसी चीज से या स्कीर्ण हो जाता है तो उससे भी हम कह सकते हैं दबाव। स्ट्रिंगर क्रियापद है जिसका अर्थ होता है कसना। ओके, तो नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है, सभी चुनौतियां, समस्याएं तथा कठिन परिस्थितियां हमें दबाव में डालती हैं। यानी कि जब व्यक्ति के सामने किसी भी प्रकार की कोई चुनौती आती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो वे चुनौतियां और समस्याएं एक व्यक्ति को, या कठिन परिस्थितियां आती है तो उसे जो है वो दबाव में डाल देती है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि आधुनिक दबाव शोध के जनक हैंस सेल्वे को माना गया है। इन्होंने क्या बताया है, किसी भी मांग के प्रति शरीर की अवशिष्ट अनुक्रिया है। यानी कि जब एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई मांग करता है तो उसके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां आती है, तो उसे माना गया है दबाव। ओके, इसमें क्या होता है, खतरे का कारण चाहे जो भी हो, व्यक्ति प्रतिक्रियाओं के समान शरीर क्रियात्मक प्रतिरूप से अनुक्रिया करेगा। ओके, उसके बाद है हमारा कि दबाव कोई ऐसा घटक नहीं है जो व्यक्ति के भीतर पर्यावरण में पाया जाता है। इसकी बजाय यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया में सन्निहित है। यानी कि दबाव कोई ऐसा घटक नहीं है जो कि एक व्यक्ति के पास है दूसरे के पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर ऐसा नहीं है कि पर्यावरण में है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक व्यक्ति है। अगर व्यक्ति अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और वो चुनौतियां उसे दबाव में डालेगी। तो यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि दबाव एक गद्यात्मक, मानसिक और संज्ञानात्मक अवस्था है। यानी कि इसमें हमारे संज्ञान, मस्तिष्क, हमारी शारीरिक क्रियाएं सब शामिल होते हैं।
उसके बाद क्या है कि दबाव का प्रत्याक्षण व्यक्ति द्वारा घटनाओं के संज्ञानात्मक मूल्यांकन तथा उनसे निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। यानी कि क्या बताया गया है कि दबाव को हम कैसे पहचान कर सकते हैं। व्यक्ति द्वारा घटनाओं के संज्ञानात्मक मूल्यांकन, यानी कि जब व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित होती है तो वह उसका जो है अच्छे तरीके से संज्ञानात्मक मूल्यांकन करना चाहेगा तथा उनसे निपटने के लिए जो उसके पास उपलब्ध संसाधन है एट प्रेजेंट टाइम, तो उनका अच्छे से यूज़ करके जो है वो तो जो व्यक्ति है वो अपने दबाव की परिस्थिति को जो है वो कम करना चाहेगा। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो वो हमें क्या बताया गया है कि लेजार्स ने क्या बताया है दबाव के बारे में, वो हम जान लेते हैं। दबावपूर्ण परिस्थिति के प्रति एक व्यक्ति की अनुक्रिया बहुत सीमा तक घटनाओं के प्रत्याक्षण तथा उसकी व्याख्या या मूल्यांकन पर निर्भर करती है। लेजार्स ने बता दिया कि दबावपूर्ण परिस्थितियों के प्रति एक व्यक्ति की अनुक्रिया बहुत सीमा तक घटनाओं के प्रत्याक्षण अथवा उसकी व्याख्या या मूल्यांकन पर निर्भर करती है। यानी कि एक व्यक्ति के सामने किस प्रकार की घटना जो है उसके सामने बन के आ रही है, उसकी वह किस तरीके से व्याख्या कर सकता है, किस तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकता है, उसके ऊपर निर्भर करती है। ओके, उसके बाद में क्या बताया लेजार्स ने, मूल्यांकन के दो भेद बताए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि लेजार्स ने जो दो दबाव के प्रति जो मूल्यांकन बताए हैं उनमें क्या कुछ बताया गया है। 3 नंबर तक का क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट टाइम देखने को मिला था। ये तो क्या बताया है कि प्राथमिक मूल्यांकन में क्या बताया इन्होंने, प्राथमिक मूल्यांकन का संबंध एक नए या चुनौतीपूर्ण पर्यावरण का उसके सकारात्मक तटस्थ अथवा नकारात्मक परिणामों के स्वरूप से है। यानी कि इसमें क्या बताया है प्राथमिक मूल्यांकन में, यानी कि जब भी एक व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है, कोई चुनौतीपूर्ण समस्या आती है, तो पर्यावरण का उसके, यानी कि वो एक मान लो उसके पास जो है एक चुनौती आ गई, तो चुनौती को आते ही वो टोटली व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके सामने कोई समस्या आई है, कोई चुनौती आई है, तो वह उसे किस नज़रिए से देखेगा। उसका देखने का नज़रिया स्टार्टिंग में वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो वो इसमें बताया है कि प्राथमिक मूल्यांकन के अंदर जो है व्यक्ति की खुद की सोचने की क्षमता होती है, सकारात्मक है किसी चुनौती को लेकर या वो नकारात्मक है। सकारात्मक होगा तो ये सोचेगा कि कोई बात ना, ये चुनौती मेरे सामने आई है तो मैं इसे जो है वो सॉल्व आउट कर लूँगा। जब वह नकारात्मक परिस्थिति एकदम से बन जाती है तो व्यक्ति जो है और अधिक दबाव में चला जाता है कि क्या आ गया मेरे सामने, मैं किस तरीके से इसे हल कर पाऊंगा, वो सब। ओके, तो ये है हमारा प्राथमिक मूल्यांकन। सेकंड हम बात कर लेते हैं द्वितीय मूल्यांकन की। इसमें क्या होता है, जब हम किसी घटना का प्रत्याक्षण दबावपूर्ण घटना के रूप में करते हैं तो प्राय घटना जो है द्वितीय मूल्यांकन कहलाती है। इसमें क्या होगा कि जब हम किसी घटना का प्रत्याक्षण करते हैं, यानी कि कोई भी घटना घटित हो गई, उसको जब हम देखते हैं तो जो है वो बंदा बिल्कुल दबाव पूर्ण परिस्थिति उसके सामने जो है वो बन के आ जाती है। द्वितीय मूल्यांकन में बता दिया कि जब भी कोई समस्या या घटना उसके सामने आएगी तो वह टोटली पूरा दबाव में ही जाएगा व्यक्ति। और प्रथम मूल्यांकन में उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सोचता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्राथमिक मूल्यांकन, द्वितीय मूल्यांकन दोनों ही व्यक्ति के व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और दबाव की परिस्थिति को और अधिक बढ़ाते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें क्या बताया है, शरीर क्रियात्मक स्तर पर दबाव संबंधी व्यवहारों में भाव प्रबोधन एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाव प्रबोधन को हम जाने तो कह सकते हैं कि भाव प्रबोधन का मतलब होता है एक व्यक्ति किसी काम को करने के लिए किस तरीके से उत्सुक जब होता है तो वो होता है भाव प्रबोधन। भाव प्रबोधन हम देखें तो कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर से एक कुछ काम करने की ललक जो है वो निकल कर आती है, जो उसे काम करने के लिए प्रेरित करती है।
और ऐसा भी माना गया है कि भाव प्रबोधन का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या जो है वो बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो शरीर क्रियात्मक स्तर पर दबाव संबंधी व्यवहारों में भाव प्रबोधन एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, क्योंकि यह भाव प्रबोधन जो है वो हमें दबाव की परिस्थिति में हमारा जो है वो कंट्रोल करवाने में हमारी हेल्प करता है। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं, इसमें बताया गया है कि हाइपोथैलेमस दो पंथों के माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है। सबसे पहले हो गया हमारा प्रथम स्तर। इसमें क्या होगा कि प्रथम पथ के अंतर्गत स्वायत्त तंत्रिका तंत्र सम्मिलित होते हैं। यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एक मनुष्य की बॉडी का एक महत्वपूर्ण पार्ट हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जितनी भी क्रियाएं करी जाती है वो टोटली डिपेंड होती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पे। हमें जो है वो हम अपने मस्तिष्क से कुछ सोच रहे हैं, या हमें किसी क्रिया के प्रति कोई अनुक्रिया करनी है, या हमें कोई काम करना है, किसी के बारे में सोचना है, कुछ भी करना है, वो जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमें आदेश देता है कि अब हमें ये करना चाहिए, अब हमें ये नहीं करना चाहिए। तो इसे जो प्रथम स्तर में शामिल किया गया है। ओके, सेकंड हम बात कर लेते हैं अधिवृक्क, जिसे जो है एड्रिनल ग्रंथि रुधिर में बड़ी मात्रा में कैटेकोलोमाइंस छोड़ देती है। इससे क्या होता है, इसके फलस्वरूप यह शरीर क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं जो संघर्ष या पलायन की परिस्थिति को जो है परिलक्षित करते हैं। यानी कि सेकंड में क्या होता है कि हमारी एक अधिवृक्क, जिसे रुधिर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो है कैटेकोलामाइंस नाम का एक हार्मोन्स होता है जो छोड़ देती है। ओके, इसके फलस्वरूप यह शरीर क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी कि जैसे ही यह हार्मोन बढ़ता है तो हमारे शरीर में जो है वो परिवर्तन होने स्टार्ट हो जाते हैं जब व्यक्ति, तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति या तो संघर्ष करेगा कि हाँ मेरे सामने एक चुनौती आई है तो मैं इससे जो है वो लड़ पाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, या तो संघर्ष करेगा या उस परिस्थिति को छोड़ के भागने की सोचेगा, प्लान करेगा। ये डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर। ओके, तो द्वितीय पथ में हमें क्या बताया है, इसके अंतर्गत जो है पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि सम्मिलित है जो कोस्टेरॉइड्स कोलेस्ट्रॉल स्राव करती है तथा जो ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमें जो ऊर्जा प्रदान होती है उसे लिया गया है द्वितीय पथ के अंतर्गत, जो कि पीयूष ग्रंथि, इसके अंतर्गत जो है पीयूष ग्रंथि शामिल है। ओके, जो कि कोलेस्ट्रॉल का स्राव करती है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि दबाव के प्रति जो संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं उसमें नकारात्मक संवेग जैसे भय, दुश्चिंता, उलझन, क्रोध, अवसाद, यहाँ तक कि नकार भी शामिल होते हैं। ओके, जो हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती है उसमें कुछ हमारे नकारात्मक संवेग बता दी, जैसे कि दबाव का टॉपिक है तो दबाव नकारात्मक स्थिति हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो उसमें हो गया हमारा व्यक्ति जो है भयभीत है, दुश्चिंता में है, उलझन है, क्रोध है, अवसाद है, और वो सारे जो है नकार इसमें शामिल किए गए हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राय वे दबाव जो अधिक तीव्र, दीर्घकालिक या पुराने, जटिल अथवा अप्रत्याशित होते हैं वे अधिक नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करते हैं, बजाय उनके जो कम तीव्र, आपातकालिक, कम जटिल या प्रत्याशित होते हैं। ये जाहिर सी बात है कि दबाव जितना ज़्यादा तीव्र होगा, जितना ज़्यादा दीर्घकालिक होगा, यानी कि हमारे सामने जो है एक दबाव की परिस्थिति है जो कि बहुत लंबे टाइम तक हमारे साथ चल रही है, उसका हमारे पास कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो स्थिति बजाय कि कम दबाव की परिस्थिति है, अल्पकालिक है, तो वो जो है वो अधिक प्रभावित करेगी दीर्घकालिक परिस्थितियाँ। ओके, तो ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा दबाव का अनुभव करना
उसके शरीर क्रियात्मक बल पर निर्भर करता है। यानी कि किस तरीके से व्यक्ति के सामने दबाव की परिस्थिति तो आ गई, वो उसके शरीर क्रियात्मक बल के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वो उस दबाव को सहन कर सकता है, क्या उसके अंदर इतनी पावर है कि हाँ वो इस दबाव से जो है वो लड़ सकता है। अतः वे व्यक्ति जिनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब है अथवा दुर्बल है, शारीरिक गठन जो है वो दुर्बल है उनका, उन व्यक्तियों की अपेक्षा जो अच्छे स्वास्थ्य तथा बलिष्ठ शारीरिक गठन वाले हैं, दबाव के सक्षम अधिक असुरक्षित होंगे। ये तो पता ही है कि जो बीमार रहते हैं, जिनके खुद के ही हालात भी, शारीरिक हालात ही सही नहीं है, तो वो किस तरीके से दबाव का सामना करेंगे। उसके बजाय जो जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, शारीरिक गठन अच्छा है, तो उसका संज्ञानात्मक स्तर भी अप होएगा, तो जिससे जो है वो दबाव का सामना बहुत ही इजी कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दबाव के संकेत और लक्षण। इसमें क्या है कि हर व्यक्ति की दबाव के प्रति अनुक्रिया उसके व्यक्तित्व, पालन पोषण तथा जीवन के अनुभवों के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। वही बात कि हर एक व्यक्ति की जो है, हर एक व्यक्ति सेम नहीं होता है, उसकी शारीरिक स्थिति अलग है, उसका आसपास का एनवायरनमेंट अलग है, उसके सामने जो चुनौतियां आ रही है उसका स्तर अलग अलग है, उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस तरीके का काम कर रहा है, तो उसके सामने किस तरीके की जो है वो परिस्थितियां निकल के आ रही है। तो इसमें यही बताया कि हर व्यक्ति की दबाव के प्रति अनुक्रिया उसके व्यक्तित्व, पालन पोषण, किस तरीके से उसका पालन पोषण हुआ है, किस तरीके के व्यक्ति के जीवन के अनुभव है के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। दबाव के लक्षण शारीरिक, संवेगात्मक तथा व्यवहारात्मक होते हैं। यानी कि व्यक्ति जब दबाव की स्थिति में आता है तो उसका व्यवहार प्रभावित होता है, संज्ञान और शरीर सब टोटली जो है ये लक्षण है कुछ जो एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रमुख दबाव के लक्षण। यानी कि इन लक्षणों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति दबाव में है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा कि व्यक्ति जो है किसी काम में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, उसका किसी भी कार्य में ध्यान नहीं लगेगा। सेकंड में क्या होगा कि गलत निर्णय लेगा। उसके सामने दो परिस्थितियां हैं कि व्यक्ति को एक निर्णय लेना है जो उसके लिए सही होना चाहिए, बट दबाव में है तो व्यक्ति की समझ से बाहर होएगा, तो गलत निर्णय अपने आप ही उससे लिया जाएगा। ओके, थर्ड हम बात कर लेते हैं इसमें कि अनियमित उपस्थिति तथा समय पालन। अनियमित उपस्थिति होगी, समय का पालन वो नहीं कर पाएगा। दुर्बल दीर्घकालिक योजना, यानी कि उसकी जो है वो योजनाएं जो है वो दीर्घकालिक होगी बट दुर्बल होगी, क्योंकि अच्छे से वह योजना करने के लायक नहीं है। फिर है आत्यांकित भाव दशा परिवर्तन, उसके अंदर जो है वो भाव दशा परिवर्तन हमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें आकुलता हमें देखने को मिलेगी कि व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा आकुल हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, वो सब। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं भय व्यक्ति के सामने आएगा। जो है निद्रा की कमी व्यक्ति को सताएगी कि उसे जो है नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है दबाव के कारण। खाने पीने में कठिनाई का सामना उसे करना पड़ेगा कि जो वो खाएगा उसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद है शारीरिक रोग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा दबाव के कारण, जैसे पेट खराब होना, सर दर्द, कमर दर्द आदि। ओके, उसके बाद क्या होगा, स्मृति ह्रास, यानी कि व्यक्ति का जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन चली जाएगी, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर है विसंगति। ओके, उसके बाद है आत्म सम्मान में कमी, अचानक व्यग्र ऊर्जा का फट पड़ना। उसके बाद जो है भावनात्मक विस्फोट व्यक्ति में देखने को मिलेंगे, दुश्चिंता हमें व्यक्ति में देखने को मिलेगी, अवसाद में व्यक्ति हमें देखने को मिल सकता है, और औषधियों का दुरुपयोग करेगा। यानी कि जितनी भी उन्हें दवाइयाँ वगैरह दी जा रही हैं या तो टाइम से लेगा नहीं, या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ लेगा जिससे उसे और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ओके, तो ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दबाव से पीड़ित व्यक्ति के अंदर जो है देखने को मिल जाते हैं। ओके,
उसके बाद हम बात कर लेते हैं दबाव के प्रकार, यानी कि दबाव के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले है हमारा भौतिक दबाव। इसमें क्या होता है कि वे मांगे जिसके कारण हमारी शारीरिक दशा में परिवर्तन उत्पन्न होता है, यानी कि जब व्यक्ति की शारीरिक दशा जो है, यानी कि अच्छे तरीके से खाना पीना कर रहा है और जो है काम वगैरह कर रहा है, तो शारीरिक दशा में परिवर्तन होएगा भौतिक दबाव के कारण। हम जो है शारीरिक दशा में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, अनुभव करते हैं हम ऐसा जब हम शारीरिक रूप से अधिक परिश्रम करते हैं, पौष्टिक भोजन की कमी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है या निद्रा की कमी हो जाती है। यानी कि हमें दिखेंगे, भौतिक दबाव में क्या होता है, व्यक्ति के शरीर से रिलेटेड है, हमें दिखेंगे कि अधिक परिश्रम कर रहा है, उसके बावजूद भी पौष्टिक भोजन की कमी आ रही है, जो है कोई शारीरिक उसे चोट लग जाती है जो उसे बहुत ज़्यादा दबाव में डाल रही है, या फिर उसे नींद नहीं आती है प्रॉपर तरीके से। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पर्यावरणीय दबाव की। इसमें क्या होता है, वे दशाएं जो प्राय अपरिहार्य होती है, यानी कि व्यक्ति उनका सामना नहीं कर पाता है जल्दी से, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, भीड़, शोर, ग्रीष्मकालिक, ऋतुकालिक, शीतकाल, ये सारी हमारी जो है वो ऋतुएं हो गई। पर्यावरणीय दबाव है जो उसे पर्यावरण से मिल रहा है, व्यक्ति कुछ कर भी नहीं पाएगा और उन्हें सहन भी नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण है, भीड़ है, शोर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सर्दी है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को तो प्रभावित करता है। ओके, तो ये सारी आती हैं हमारे पर्यावरणीय दबाव के अंतर्गत। उसके बाद हम जान लेते हैं एक अन्य प्रकार के पर्यावरणीय दबाव, प्राकृतिक विपदाएं तथा विपत्ति घटनाएं हैं जो आग, भूकंप, बाढ़ इत्यादि हो सकती है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा मनोवैज्ञानिक दबाव। इसमें क्या होता है, यह वे दबाव हैं जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं। यानी कि क्या होगा, व्यक्ति के सामने चाहे कोई स्थिति आए ना आए, व्यक्ति अपने आप ही मन में उत्पन्न कर लेगा उन दबावों को। ये दबाव अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं तथा दबाव के आंतरिक स्रोत होते हैं, यानी कि अंदर ही अंदर उसे कुछ ना कुछ चलता रहता है। हम समस्याओं के बारे में परेशान होते हैं, दुश्चिंता करते हैं या अवसादग्रस्त हो जाते हैं। किसी भी बात को सोचेंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, दुश्चिंता करने लगते हैं और जो है अवसादग्रस्त हो जाते हैं। ये होता है हमारा मनोवैज्ञानिक दबाव जो मन में उत्पन्न होता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मनोवैज्ञानिक दबावों के दो प्रमुख स्रोत बताए गए हैं जो कि आपके एग्जाम जो से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि कुंठा क्या है, द्वंद्व क्या है, ये स्थितियां कब उत्पन्न होती है। 2 या 3 नंबर में आपका जो है ये हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। कुंठा में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमारी आवश्यकताओं तथा अभिप्रेरकों के अवरुद्ध करती है, जो हमारे इष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती है, उसे हम कुंठा कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि जब भी व्यक्ति किसी कार्य को करना चाह रहा है, किसी चीज को उसे पाना है, तो वो वहां तक ना पहुंच पाना उसका, वो होती है कुंठा। इसमें क्या होगा, जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमारी आवश्यकताओं तथा अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होती है, यानी कि हम चाह रहे हैं, हमारी जो चाह है वो पूरी नहीं हो रही है। ओके, और हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमें बाधा उत्पन्न कर रही है, वो होती है कुंठा। ओके, कुंठा के कारण क्या हो सकते हैं, सामाजिक भेदभाव हो सकता है। उसके बाद जो क्या हो सकता है, अंतर्वैयक्तिक स्थिति हो सकती है, स्कूल में जो है कम अंक प्राप्त करना इत्यादि अनेक प्रकार के इसके जो है वो कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द्वंद्व की। द्वंद्व में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक असंगत आवश्यकताओं तथा अभिप्रेरकों में द्वंद्व हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति है, उसके सामने 2 समस्याएं आ गई, दोनों ही 2 परिस्थितियां आ गई, दोनों ही उसके लिए ज़रूरी हैं, अच्छी लगती हैं, उनमें से चुनना किसी एक को है,
तो वह किसको चुनता है वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब ये स्थिति उत्पन्न होती है तो वो होती है हमारी द्वंद्व की स्थिति। दो असंगत आवश्यकताओं तथा अभिप्रेरकों में द्वंद्व होना। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका, नृत्य का अध्ययन किया जाए या मनोविज्ञान का, यानी कि बुक्स है हमारे पास दो, एक तो नृत्य की है एक मनोविज्ञान की है। तो दोनों ही मेरे को अच्छी लगती है, तो मैं कौन सी पढूं? एक टाइम के लिए है, सोचा जा रहा है दोनों के ऊपर, फिर बाद में व्यक्ति देखता है कि ये ज़्यादा सही रहेगी। दोनों जब दो असंगत आवश्यकताएं आई उसके सामने, वो होता है हमारा द्वंद्व। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें होता है हमारा आंतरिक दबाव। आंतरिक दबाव में क्या होता है, हमारे अपने उन विश्वासों के कारण उत्पन्न होते हैं जो हमारे ही कुछ प्रत्याशाओं पर आधारित होते हैं। जैसे कि मुझे हर कार्य में सर्वोच्च होना चाहिए, अंदर ही हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं। सामाजिक दबाव उन व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो हमारे ऊपर अत्यधिक मांगे थोपते हैं। ये तो हो गया हमारा आंतरिक दबाव कि हम अपने अंदर ही उन विश्वासों, कुछ अनेक प्रकार के विश्वासों को उत्पन्न कर लेते हैं कि मुझे है ना हर कार्य में सर्वोच्च होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता, एक व्यक्ति जो है एक काम को करने में परफेक्ट है बिल्कुल, दूसरे काम को भी उतना ही परफेक्ट तरीके से कर रहा है, तीसरे को भी, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं एक काम में अच्छा है तो दूसरे में कुछ ना कमी मिल जाएगी। तो ये आंतरिक दबाव अपने आप ही पैदा कर रहा है कि मुझे तो है ना बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, कि सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, तो ये स्थिति व्यक्ति को दबाव में डाल देती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सामाजिक दबाव। इसमें क्या होता है, उन व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो हमारे ऊपर अत्यधिक मांगे थोप देते हैं। यह जवाब तब और भी बढ़ जाता है जब इस तरह के लोगों के साथ हमें काम करना पड़ता है। यानी कि कोई जो बंदा है प्राइवेट जॉब कर रहा है, ऑफिस वगैरह का काम कर रहा है, तो उसके जो हेड हैं वो उसके ऊपर जो अनेक प्रकार के कामों को थोप देते हैं कि तुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। व्यक्ति किसी के नीचे काम कर रहा है, उसे करना पड़ेगा वो काम। तो तब वो स्थिति उत्पन्न होती है, वो हमारा सामाजिक दबाव है। उसके ऊपर अत्यधिक मांगे थोप दी जाती है कि तुझे ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। ओके, तब जो उसे हम बोल सकते हैं सामाजिक दबाव। नेक्स्ट इसी में एक और टॉपिक हमारा बन के आता है कि सामाजिक दबाव को और अच्छे से जान लेते हैं। क्या बता दिया कि ये बाह्य जनित होते हैं तथा दूसरे लोगों के साथ हमारी अंतः क्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार की सामाजिक घटनाएं, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु या बीमारी, तनावपूर्ण संबंध हो गए, पड़ोसियों से परेशान व्यक्ति, सामाजिक दबाव के उदाहरण हैं। यानी कि समाज से उन्हें किस किस प्रकार की जो है वो परेशानियां मिल सकती है, वो सब। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आंतरिक दबाव की। इसमें क्या है कि आंतरिक दबाव हमारे अपने उन विश्वासों के कारण उत्पन्न होते हैं जो हमारी ही कुछ प्रत्याशाओं पर आधारित होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, रिपीट हो गया है ये गलती से, तो जल्दी जल्दी बता देती हूँ। जैसा कि मुझे हर कार्य में सर्वोच्च होना चाहिए। सामाजिक दबाव उन व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न होता है जो हमारे ऊपर अत्यधिक मांगे थोप देते हैं। यह दबाव तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब साथ में काम करने वाले हमें इस तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। ओके, तो ये भी रिपीट हो गया गलती से। सामाजिक दबाव में हो गया वही बाह्य जनित होते हैं, दूसरों के साथ हमारी अंतःक्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार की सामाजिक घटनाएं, जैसे परिवार में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तनावपूर्ण संबंध होते हैं और पड़ोसियों से परेशान हो जाते हैं व्यक्ति, और सामाजिक दबाव के ये हमारे कुछ उदाहरण हैं। ओके, तो ये होता है हमारा हाफ लेसन कंप्लीट। थर्ड नेक्स्ट कंप्लीट वीडियो में आपको जो है वो मिल जाएगा ये कंप्लीट लेसन नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके जो है नोट्स और पीडीएफ आपको जो है वो GainerAcademy.in के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप जो है वो इसके नोट्स प्रॉपर पीडीएफ जो है वो देख सकते हैं। तो बच्चों बने रहें हमारे साथ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।